नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषताएं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषताओं का आकलन करने के लिए हम दो उप बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। नंबर 1 भावात्मक सौंदर्य और नंबर 2 कलात्मक सौंदर्य। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय विचारधारा के वाहक और पोषक कवि माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की तथा उन सांस्कृतिक मान्यताओं तथा मूल्यों को युग सम्मत नया रूप देने का स्तुत्व प्रयास किया। एक ओर तो उन्होंने राष्ट्र का उत्थान करने के लिए गौरवपूर्ण अतीत के गीत गाए, तो वहीं दूसरी ओर अपनी आत्मा का तोष करने के लिए भक्ति की गंगा में डुबकी लगाई। वस्तुतः समाज को एक नया रूप देने के लिए उन्होंने काव्य को माध्यम बनाया तथा मानवता का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपना एक उद्देश्य भी बनाया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय भावना का पोषण करने वाले, नारी स्वातंत्र्य और नारी जन जागरण का मंत्र फूंकने वाले, किसान मजदूरों को वाणी प्रदान करने वाले, काव्य की उपेक्षाओं को प्रतिष्ठित करने वाले सरस्वती पुत्र मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी साहित्य के आकार और गुणात्मकता दोनों में अभिवृद्धि की। इस संदर्भ में हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से उनके भावात्मक सौंदर्य को स्पष्ट करना चाहेंगे। नंबर 1 राष्ट्रीयता का उद्बोधन। मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने भारत माता का अनेक प्रकार से गुणगान किया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश दास्तां में बंधे भारतीयों में मातृभूमि के प्रति भी भावना और कर्तव्य बोध को जागृत किया। उनके काव्य में जगह जगह, स्थान स्थान पर देशभक्ति की भावनाएं दिखाई देती हैं। भारत भारती नामक ग्रंथ में तो उन्होंने पूरी तरह राष्ट्रीयता का संकनाद ही किया है। तभी तो कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें राष्ट्र कवि संबोधन प्रदान किया। उन्होंने अपने प्रत्येक कृति के माध्यम से राष्ट्र रक्षा, स्वतंत्रता और राष्ट्र सेवा का ही संदेश प्रदान किया है। उनकी ईश्वर प्रार्थना भी देश के प्रति कल्याण कामना से संपन्न है। उदाहरण द्रष्टव्य है, हेरम्ब अब अवलंब देकर विघ्न हर कहराइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। भारतीयों में गौरव और एकता का मंत्र फूंकने के लिए वे मातृभूमि की अभिव्यक्ति इस प्रकार करते हैं, जय भारत जिसकी कीर्ति सुरों ने गाई, हम हैं भारत संतान करोड़ों भाई। इतना ही नहीं, अपनी भारत वंदना नामक कविता में वे भारत माता के विराट और सर्वेश स्वरूप का चित्रण करते हुए उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं और घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए। ऐसी पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त ही लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मैथिली शरण गुप्त एक सामान्य कवि नहीं थे, बल्कि वो राष्ट्र कवि कहलाए थे। नंबर 2 प्राचीन परंपराओं का नवीनीकरण। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में प्राचीन परंपराओं को एक नई दिशा प्रदान की है। उनके पात्र पौराणिक और ऐतिहासिक अवश्य हैं, किंतु काव्य में उनका अवतरण सामान्य व्यक्ति के समान हुआ है। साकेत और यशोधरा दोनों काव्य कथानक, पात्र और उद्देश्य की दृष्टि से प्राचीन और पौराणिक अवश्य हैं, किंतु साकेत के राम में आधुनिक युग के नायक की झलक हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो समस्त मानवों को स्वतंत्रता, समानता
और जीवन रक्षा की गारंटी प्रदान करती है। वे साकेत में कहते हैं, संदेश जहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इसी प्रकार सीता वन में स्वावलंबी जीवन बिताती है, सूत काटती है और भील बालाओं के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करती है। यह महात्मा गांधी के स्वावलंबन, अछूतोद्धार और चरखा कार्यक्रम की ही प्रतिछाया है। वस्तुतः साकेत में ही उर्मिला जब प्रेम को दोनों पहलुओं के समान चित्रित करती है तो उसमें आधुनिक नारी की चेतना का आभास देखने को मिलता है। गुप्त जी कहते हैं संदर्भ में कि जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिसे चकती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यशोधरा महाकाव्य में भी यशोधरा की नारी चेतना आधुनिकता का बोध कराती है। सखी वे मुझसे कहकर जाते गीत में नारी के परंपरागत रूप के स्थान पर नए रूप के दर्शन होते हैं, जो पुरुषों के समानाधिकार, समान विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। तीसरा बिंदु आता है भक्ति भावना। मैथिली शरण गुप्त की गिनती राम भक्त कवियों में की जाती है। एक और राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना का प्रचार किया तो दूसरी ओर वैष्णव भक्ति परंपरा को एक नए आयाम प्रदान किए। वैष्णव भक्ति भावना उन्हें अपने माता पिता और परिवार से प्राप्त हुई। वस्तुतः राम के प्रति अनन्य निष्ठा और भक्ति भावना के कारण वे कृष्ण और बुद्ध को भी राम के ही रूप में देखते हैं। उनकी राम भक्ति का यह उदाहरण दृष्टव्य है। धनुष बाण या वेणु लो श्याम रूप के संग, मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग। यही नहीं उनका आस्तिक भक्ति स्वरूप उनकी देशभक्ति की कविताओं में भी देखने को मिलता है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी उस बेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अगला बिंदु आता है सर्वधर्म सद्भाव। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त वैष्णव संप्रदाय के कवि थे, जिन पर धर्म के प्रति जटिल आग्रह नहीं था। अपने धर्म में प्रगाढ़ आस्था और निष्ठा रखकर भी वे सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देते थे। इतना ही नहीं, सभी धर्म गुरुओं के प्रति उन्होंने समान रूप से आदर का भाव व्यक्त किया है। उन्होंने काबा और करबला में इस्लाम के सिद्धांतों और कथा को उसी उत्साह और विश्वास से संयोजा है जिस विश्वास से उन्होंने साकेत में राम के चरित्र को वाणी दी है, अथवा द्वापर में कृष्ण को एवं गुरुकुल में सिख गुरुओं की महानता को अभिव्यक्ति प्रदान की है। अगला बिंदु आता है नारी के प्रति उदात्त भावना। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में नारी के प्रति उदात्त भावनाओं का नियोजन किया है। नारी के प्रति उसमें संवेदना और कोमलता के भाव निहित हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम नारी के प्रति उदात्त भावना को देख सकते हैं। अबला जीवन खाए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। भारतीय नारी की पीड़ा और महानता को यशोधरा के इस छंद में प्रकट करके उन्होंने नारी के प्रति कर्तव्य बोध को जागृत किया है। साथ ही भारतीय जीवन और साहित्य में जिन महान नारियों की उपेक्षा की गई है, गुप्त जी ने उन्हीं नारियों को अपने महान काव्यों का विषय बनाया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखकर उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया जैसी महान त्यागी महिलाओं को उपेक्षित रखने का आरोप साहित्यकारों पर लगाया था। उसी से प्रेरित होकर गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य में राम और सीता के चरित्र को पूज्य बनाए रखकर लक्ष्मण पत्नी
उर्मिला के त्याग, तपस्या तथा अपूर्व चरित्र का प्रकाशन करके उसे अपने काव्य में नई दृष्टि के साथ प्रतिष्ठित किया। इसी प्रकार बुद्ध पत्नी यशोधरा तथा चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया की को उपेक्षा से अंधेरे से बाहर निकालकर महाकाव्य की नायिका होने का गौरव प्रदान किया है। इन काव्यों में नारी को शक्ति और प्रेरणा का स्रोत सिद्ध किया गया है। यशोधरा स्वयं कहती हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। अगला बिंदु है सांस्कृतिक चेतना। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में भारतीय संस्कृति की महानता का दिग्दर्शन देखने को मिलता है। जहां कहीं भी उन्हें सांस्कृतिक राज दिखाई दिया, उन्होंने उसे नवीन चेतना से संपन्न करके प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, मातृभूमि और प्रकृति के प्रति असीम अनुराग, प्राचीन इतिहास और पुराण कथाओं का नवोत्थान, धार्मिक कट्टरता के स्थान पर उदारता और समन्वय, समाज को अंधविश्वासों और परंपराओं से मुक्त करने का प्रयास, भारतीय समाज को कर्तव्योन्मुख करने का उत्साह राष्ट्रकवि गुप्त जी के काव्य में हमें देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, उनके प्रसिद्ध काव्य भारत भारती में चारों वर्णों को स्वयं कर्तव्य का बोध देकर भारत की सेवा में लग जाने का आह्वान भी उनकी कविता में देखा जा सकता है। क्षत्रियो सुनो, अब तो कोयस की कालमा को मेट दो, वैश्यो व्यापार सारा मिट गया है देश का, इत्यादि उद्बोधनों में उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। नारी की महानता और त्याग, लोक सेवा का दायित्व और आर्य संस्कृति का प्रचार उनके काव्य का उद्देश्य रहा है। साकेत में राम कहते हैं, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। राष्ट्रकवि गुप्त जी आर्य संस्कृति के कवि माने जाते हैं। आर्य संस्कृति के अनुसार ही उन्होंने भारतीय दर्शन, धर्म, समाज, विभिन्न संप्रदायों में समन्वय, सद्भाव आदि का निरूपण करने का एक सफल प्रयास किया है। इतना ही नहीं, मैथिली शरण गुप्त का जो लगाव था वह प्रकृति के प्रति भी अनन्य रूप में देखा जा सकता है। उनके काव्य में प्रकृति चित्रण को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में प्रकृति का यथार्थ वैभव विभिन्न शैलियों में अंकित है, कहीं आलम्बन के रूप में तो कहीं उद्दीपन के रूप में। आलंकारिक, उपदेशात्मक, मानवीकरण रूप में प्रकृति का सौंदर्य सर्वत्र झलकता है। साकेत, पंचवटी, यशोधरा नामक महाकाव्यों में तो प्राकृतिक सुषमा की अनेक छवियां अंकित हैं। संध्या के समय का यह रूपक अलंकार के माध्यम से सुंदर दृश्य कवि ने उभारा है। लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन, आहा व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा। साकेत में षट ऋतु वर्णन के द्वारा उर्मिला के विरह की व्यंजना भी अति सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई है। जागी किसकी बाष्प राशि जो सूने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे थे सृष्टि जिन्हें बोती थी। मातृभूमि नामक कविता में भारत की प्रकृति का मनोरम चित्र मैथिली शरण ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। पंचवटी का यह सुंदर प्रकृति चित्रण तो सहज ही मन, नेत्र और वाणी को बांध लेता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। अद्भुत, अद्भुत, अनुपम और अकल्पनीय, इस तरह की पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने प्रकृति के चित्रों को अपनी कविताओं के माध्यम से उकेरा है।
रसात्मकता। राष्ट्र कवि गुप्त के काव्य को यदि रसात्मकता की दृष्टि से देखें तो उसमें सभी भावों और उसमें संबंधित रसों का सुंदर प्रयोग मिलता है। सभी रसों का पूर्ण परिपाक उसमें है। श्रृंगार, वीर, करुण, शांत के चित्रण तो गुप्त जी की विशेषता है। संयोग श्रृंगार का चित्रण उर्मिला, लक्ष्मण, सीता जी, राम के दाम्पत्य जीवन में मिल जाते हैं। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया कहकर सीता अपने संयोग श्रृंगार को प्रकट करती हैं। राष्ट्र कवि गुप्त जी को अधिक सफलता वियोग श्रृंगार चित्र में मिलती है। उन्होंने साकेत महाकाव्य में लक्ष्मण पत्नी उर्मिला में वियोग का चित्रण करने में पूरा एक सर्ग लिख दिया है। लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला की दशा अत्यंत कारुणिक हो गई है। इस संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी कठिन उसका विषम वियोग। इसी प्रकार बुद्ध द्वारा महानिष्क्रमण करने के पश्चात यशोधरा विरह में निमग्न हो जाती हैं। उनकी विरहानुभूति को गुप्त जी ने आंसुओं की लेखनी से अंकित किया है। यशोधरा का यह उपालम विरह को तरल बना देता है। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय से कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखे हुए मुझसे कहकर जाते। नंबर दूसरा प्रश्न आता है कलात्मक सौंदर्य। राष्ट्र कवि गुप्त जी के काव्य का कलात्मक सौंदर्य भी भावात्मक सौंदर्य की भांति ही सशक्त है। उनकी भाषा व अलंकार योजना ही नहीं, छंद योजना भी विविधता लिए हुए है। उनके काव्य के कलात्मक सौंदर्य का दिग्दर्शन इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर एक, भाषागत सौंदर्य। राष्ट्र कवि गुप्त जी की प्रारंभिक काव्य कृतियों की भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रित रूप है, किंतु बाद में उन्होंने खड़ी बोली को ही काव्य भाषा बनाया और काव्य में उसका ऐसा परिमार्जन किया कि खड़ी बोली हिंदी कविता के लिए भी कोमल और भावानुकूल होती चली गई। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि गुप्त जी की भाषा के संदर्भ में अपने विचार करते हुए लिखता हूं कि कवि को खड़ी बोली की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान है। दूसरे हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी के चरणों में बैठकर व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोक्ता बने थे। अतः गुप्त जी की भाषा सर्वत्र भावानुकूल है। उसे छायावादी कवियों की कोमल कांत पदावली के योग्य बनाने का कार्य भी गुप्त जी ने ही किया है। उनका शब्द विधान तत्सम तद्भव व्यवहारिक व सरल शब्दावली के योग से बना है। यही कारण है कि उनकी भाषा सहज, सरल, आत्मीय और प्रभावपूर्ण बन सकी है। उनकी भाषा के संदर्भ में दो पंक्तियां इस प्रकार हैं, हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। अलंकार सौंदर्य। अलंकार की दृष्टि से गुप्त जी के काव्य में प्राय भावानुकूल अलंकारों का ही प्रयोग हुआ है। वे कहीं भी बोझ बनकर नहीं आए हैं। उन्होंने प्रमुखतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, दृष्टांत, संदेह इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया है। जैसे उपमा अलंकार के अंतर्गत उनकी पंक्तियां हैं, मनसा मानिक मुझे मिला है, मुझ में उपल खली। मनसा मानिक मुझे मिला है, मुझ में उपल खनी। रूपक की दृष्टि से व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा। उत्प्रेक्षा की दृष्टि से सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, और उन्हें खोजने को तो मानो नूतन निर्जन फूटे। श्लेष में क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। तात्पर्य यह है कि गुप्त जी के काव्य का शिल्प न केवल आकर्षण व प्रभावशाली है, अपितु
उसमें भावों का भार उठाने की, मनोदशा की, अभिव्यंजना और चित्रात्मकता की अद्भुत क्षमता है। आशा से आकाश थमा है, श्वास तंत्र कब टूटे, और दिन मुख दम के पल्लव दम के, भव ने भव रस लूटे। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, इन्हें एक बार फिर से देखा जा सकता है। आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे, प्रश्न किया है। दिन मुख दम के पल्लव चमके, भवने नव रस लूटे। ऐसी पंक्तियां राष्ट्र कवि गुप्त जी लिख सकते हैं। छंद की दृष्टि से मैथिलीशरण गुप्त का काव्य समृद्ध है। गुप्त जी के काव्य में विविध छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया है। उन्होंने प्राय सभी छंदों का प्रयोग किया है, जैसे गीत का, हर गीत का, दोहा, सौरठा, सवैया, धनाक्षरी, मालिनी, रोला, छप्पे, शिखारिणी, वियोगिनी इत्यादि। शैली की दृष्टि से भी उनका काव्य विविधतापूर्ण है। खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्त काव्य और चंपू आदि सभी काव्य रूपों का उन्होंने प्रयोग किया है। यशोधरा उनका चंपू शैली में लिखा हुआ एक महाकाव्य है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। प्रबंधात्मक शैली, मुक्तक शैली, विवरण शैली, गीत शैली, नाट्य शैली, उद्बोधन शैली उनके काव्य की विशेषता मानी जा सकती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में भावात्मकता और कलात्मक सौंदर्य का संतुलित उत्कर्ष है। राष्ट्र कवि गुप्त ने अपनी गहन अनुभूति और विचारधारा को कलात्मक किंतु सहज ढंग से प्रस्तुत किया है, जो बड़ा ही सुंदर और अद्भुत है। धन्यवाद।